भारतीय वायुसेना के सामने इस समय एक ऐसा फैसला खड़ा है जो आने वाले 20-30 साल की हवाई ताकत तय कर सकता है। 114 नए मल्टी रोल फाइटर जेट की डील पर तेजी से काम चल रहा है और सबसे मजबूत दावेदार है डसॉल्ट एविएशन का डसॉल्ट रफाल। भारत पहले ही 36 राफेल को शामिल कर चुका है। इनका प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। एईएसए रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मीटियोर मिसाइल इसे बेहद खतरनाक बनाती है। अगर 114 और राफेल आते हैं तो भारतीय वायुसेना का स्क्वाड्रन गैप तेजी से कम हो सकता है। पुराने मिग-21 जैसे प्लेटफॉर्म पूरी तरह हटाए जा सकते हैं। लॉजिस्टिक्स आसान होगा, ट्रेनिंग आसान होगी, ऑपरेशनल उपलब्धता बढ़ेगी। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है रूस की। रूस ने फिर से अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर सुखोई सू-57 भारत को ऑफर किया है और इस बार दावा है सिर्फ खरीद नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में निर्माण की संभावना। अब यहां असली सवाल शुरू होता है, क्या भारत सिर्फ 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म पर भरोसा करे या सीधे 5वीं पीढ़ी की छलांग लगाए? 5वीं पीढ़ी का मतलब सिर्फ स्टेल्थ नहीं होता, इसका मतलब है सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, डेटा लिंक डोमिनेंस, लो ऑब्जर्वेबिलिटी और भविष्य की एयर कॉम्बैट सोच। रूस जिस पैकेज की बात कर रहा है उसमें सुखोई S-70 ओखोटनिक बी जैसे लॉयल विंगमैन ड्रोन का कॉन्सेप्ट भी शामिल है। ये ड्रोन फाइटर के साथ उड़ सकता है, खतरनाक इलाकों में पहले प्रवेश कर सकता है, एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकता है और ज़रूरत पड़े तो हमला भी कर सकता है। अगर ये टेक्नोलॉजी भारत को वास्तविक रूप में मिलती है तो ये सिर्फ एक जेट डील नहीं होगी, ये एयर वॉरफेयर की सोच बदल सकती है। लेकिन क्या कोर इंजन टेक्नोलॉजी शेयर होगी? क्या स्टेल्थ कोटिंग की असली प्रक्रिया दी जाएगी या फिर सिर्फ असेंबली लाइन भारत में लगेगी? यही डील का असली दिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी टीम ने नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सुविधा देखी। यहीं पहले से सुखोई सू-30 MKI बन चुका है। अगर 120 से 140 सू-57 का बड़ा ऑर्डर मिलता है तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग आर्थिक रूप से संभव हो सकती है। लेकिन रणनीतिक तस्वीर इससे भी बड़ी है। चीन पहले ही अपना स्टेल्थ फाइटर चेंगडू G-20 बड़ी संख्या में तैनात कर चुका है। अगर भारत 2030 के बाद की हवाई लड़ाई देख रहा है तो 5वीं पीढ़ी की क्षमता टालना मुश्किल होगा। इसी बीच भारत का अपना प्रोजेक्ट HAL-AMCA भी आगे बढ़ रहा है। अगर किसी विदेशी डील से इंजन, रडार या कॉम्पोजिट टेक्नोलॉजी में गहरा सहयोग मिलता है तो AMCA को अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आत्मनिर्भरता का सपना धीमा पड़ सकता है। अब बात पैसे की। 200 से ज़्यादा एडवांस जेट खरीदना मतलब सिर्फ खरीद कीमत नहीं, मेंटेनेंस, अपग्रेड, हथियार, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग सब मिलाकर लाइफ साइकिल कॉस्ट कई गुना बढ़ सकती है। तो समाधान क्या है? एक संतुलित मॉडल। 114 राफेल से स्क्वाड्रन कैप भरना, सीमित संख्या में सू-57 से स्टेल्थ क्षमता जोड़ना और लंबी अवधि में AMCA पर पूरा फोकस। क्योंकि आने वाली लड़ाई सिर्फ राफेल वर्सेस सू-57 नहीं होगी, ये नेटवर्क वर्सेस नेटवर्क की लड़ाई होगी। सेंसर प्लस ड्रोन प्लस सैटेलाइट प्लस एयर डिफेंस प्लस साइबर सब एक साथ काम करेंगे। फैसला इस आधार पर होगा कि कौन सा विकल्प भारत को अधिक रणनीतिक स्वतंत्रता देता है, अधिक टेक्नोलॉजी लाभ देता है और लंबी अवधि में अधिक आत्मनिर्भर बनाता है। आने वाले कुछ साल भारतीय वायुसेना की दिशा बदल सकते हैं और असली खेल यहीं से शुरू होता है।